देखो, हम लोग पॉलिनेशन का पहला पार्ट पढ़ चुके थे जिसमें मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस बताए थे। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स या माध्यम, किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के दो फैक्टर हैं करने के, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स जिसमें लिविंग बींग्स इन्वॉल्व नहीं है, बायोटिक फैक्टर्स जिसमें लिविंग बींग्स इन्वॉल्व है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। एबायोटिक में हवा के द्वारा या पानी के द्वारा। एबायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं? जो हवा के द्वारा होता है पॉलिनेशन या फिर पानी के द्वारा। जो हवा के द्वारा होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं, जो पानी के द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें 4 जो कारक हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। मेनली जो 4 है, वैसे तो हनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ नहीं बताई है। हनी भी मतलब मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वो शहद बनाने के लिए फूलों पे बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो लेकिन मधुमक्खियों को हम इंसेक्ट्स में ही काउंट करते हैं, तो अलग से नहीं काउंट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बायोटिक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो है इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा कौन है? हनी बी यानी मधुमक्खी। कहते हैं यदि मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई इस विश्व से तो ये धरती भी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर मधुमक्खी ख़त्म हो गई तो। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं, सबसे ज़्यादा फूलों पे जाती हैं शहद बनाने के लिए, और उसी उनके विजिट में वो पॉलिनेशन कर देती हैं अननोइंगली। वो इस फूल से उस फूल पे जब फुदकती हैं तो क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन होता है तो सीड फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है तो नए पादप बनते हैं। यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो नए पादप नहीं बनेंगे, और नए पादप नहीं होंगे तो पुराने वाले तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। नए पादप बनेंगे नहीं तो पूरी पृथ्वी से क्या ख़त्म हो जाएगी? ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन ख़त्म होते ही हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए मधुमक्खियों का जिंदा रहना और उनकी तादाद का बढ़ाना, उनकी पॉपुलेशन का बढ़ना हम सब के हित में है, पूरे विश्व के हित में है, पूरे एनवायरनमेंट के हित में है मधुमक्खियों का जिंदा रहना और उनकी पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन हनी बीज के माध्यम से होता है। तो इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटमोफिली कहते हैं। बर्ड्स भी करती हैं, उनके माध्यम से जो होता है ऑर्निथोफिली। बैट जो चमगादड़ होता है उसको खायरैक्टिरोफिली कहते हैं, और स्नेल्स जो घेंगा होते हैं उसके माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है पानी के अंदर उसको बोलते हैं मेलेकोफिली। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपसे पूछी जा सकती है सिंगल वर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, इसलिए मैंने ये आपको बताई है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनीमोफिली यानी विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। अब विंड के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है, आप देखिए ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है मैंने, उसके पुष्प, जिन पुष्पों में हवा से पॉलिनेशन होता है उन पुष्पों के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। एनीमोफिली कहा जाता है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्रकार का पॉलिनेशन है, क्योंकि एनीमोफिली उन्हीं पुष्पों के अंदर होता है जो मैंने आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताए थे एंजियोस्पर्म्स के, जब मैं टेक्सोनॉमी बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था कौन सा फ्लावर एडवांस्ड होता है, कौन सा फ्लावर प्रिमिटिव होता है। जितना ज़्यादा खूबसूरत फूल होगा, जितना ज़्यादा बड़ा फूल होगा, जितना ज़्यादा रंग बिरंगा फूल होगा, जितनी ज़्यादा खुशबू आएगी वो फ्लावर उतना ही प्रिमिटिव होता है, जैसे रेननकुलेसी में। और जितना ज़्यादा पुष्प छोटा होगा और बदसूरत होगा, कोई स्मेल नहीं होगी, जिसके अंदर खूबसूरती नहीं होगी, कलर नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं आँख से, वो उतना ही ज़्यादा फूल एडवांस होता है। जैसे मैंने आपको किसका बताया था, ग्रामिनेसी पोएसी कुल में गेहूं का फूल जो दिखता ही नहीं है, ना कोई खुशबू है ना कोई कलर है। ऐसे पुष्पों के पास कोई इंसेक्ट तो आएंगे नहीं, तो किससे पॉलिनेशन होगा? हवा से। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्रकार का पॉलिनेशन कहलाता है एनीमोफिली, जो हवा के माध्यम से होता है। और जिनके अंदर एनीमोफिली होती है उनके पुष्प में नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई खूबसूरती नहीं होती है, कोई खुशबू सेंट नहीं होता है, उसके अंदर नेक्टर भी नहीं होता है कि कोई पक्षी आए या इंसेक्ट आए उसके ऊपर बैठने के लिए, यानी उसमें मकरंद भी नहीं बनता है। ठीक है, तो पुष्प कैसे हुए? बिल्कुल कोई अट्रैक्शन नहीं, सेंट नहीं, खुशबू नहीं, नेक्टर नहीं, किसमें? जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स, जो ऐसे फूलों में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि जब हवा उनको पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाएगी तो उसमें से 60 to 70% पॉलन ग्रेन्स तो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं भी गिर जाते हैं। अपने स्टिग्मा तक तो केवल 10 to 20% ही पहुंच पाते हैं। इसलिए ऐसे पुष्पों में बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं और बहुत कम पुष्प तक पहुंच पाते हैं जिससे पॉलिनेशन हो। इसलिए तादाद बहुत ज़्यादा है, पॉलन ग्रेन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हल्के होते हैं जिससे हवा उनको उड़ा के ले जा सके। तो ये एडेप्टेशन है ऐसे पुष्पों में जिसमें पॉलिनेशन हवा के माध्यम से हो रहा है। और क्या चीज़ होती है इसमें, जो पुष्पक्रम होता है वो टॉप पे होता है, प्लांट में नीचे की तरफ नहीं होता, पुष्पक्रम टॉप पे होता है ताकि हवा आसानी से उसमें से पॉलन ग्रेन्स को उड़ा करके ले जा सके। एक और चीज़, पुष्पक्रम पतझड़ के बाद में मैच्योर होता है। पुष्पक्रम कब मैच्योर हो रहा है, जब ऑटम का सीजन खत्म होता है। ऑटम में क्या होता है, पतझड़ में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। देखो कितना बड़ा नेचर ने अपने आप सारा मैनेजमेंट किया है। जब पतझड़ में सारी पत्तियां झड़ जाएंगी तब पुष्पक्रम इसका मैच्योर होता है और हवा आसानी से पॉलन ग्रेन्स को ले जा सकती है, क्योंकि पत्तियां सारी झड़ चुकी हैं, पत्तियां, कोई भी बैरियर नहीं बन रहा है, अब व्यवधान नहीं है किसी भी प्रकार का, आराम से हवा पॉलन ग्रेन्स को ले जा सकती है। पत्तियां सारी खत्म हो चुकी हैं, झड़ गई हैं। ओके, और पॉलिनेशन जो होगा वो नई पत्तियों के आने से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां यदि आ गई तो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे तो पत्तियों पे ही चिपक जाएंगे, क्योंकि पता तो है नहीं, हवा ही तो ले गई है। इसलिए पत्तियों के आने से पहले पहले पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसके लिए नेचर ने क्या किया है कि ये जो पुष्पक्रम है कब मैच्योर होता है, जब पतझड़ जस्ट खत्म होता है, सारी पत्तियां झड़ चुकी होती हैं और आराम से हवा पुष्पक्रम के फूलों में से पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जा रही है और किसके ऊपर डाल रही है, आराम से दूसरे पुष्पों पे तक पहुंचा देती है, क्योंकि वहाँ भी पत्तियां नहीं है तो कोई भी प्रकार का कोई व्यवधान पॉलिनेशन में नहीं आता। हालांकि बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स इधर उधर गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ के ऊपर कोई दूसरा व्यवधान नहीं आता है। और एक और चीज़, ऐसे जो पुष्प होंगे, फीमेल पुष्प जो उसको रिसीव करेंगे, उनका स्टिग्मा फेदरी होगा, पंखनुमा होगा, तो आराम से वो पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर ग्रहण कर लेगा, चिपका लेगा। फेदरी स्टिग्मा है ना कहीं से पॉलन ग्रेन्स पे चिपक जाएंगे, तो फेदरी स्टिग्मा होता है। तो ये हुआ विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली के पादपों का अडेप्टेशन, उनके फूलों में जो अडेप्टेशन होता है। अब मैं आपको हाइड्रोफिली बताऊंगी। हाइड्रोफिली यानी वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, दो प्रकार से होता है, इनसाइड वाटर एंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी पानी के नीचे भी पॉलिनेशन होता है पानी के द्वारा और पानी की सतह पर भी पॉलिनेशन होता है पानी के द्वारा। अब देखिए, मैं आपको नेक्स्ट जो प्रकार है पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो नेक्स्ट एजेंट है वो है हाइड्रोफिली, यानी पानी के माध्यम से जो पॉलिनेशन हो रहा है। पानी के माध्यम से पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, इनसाइड वाटर यानी हाइपोहाइड्रोफिली और ऑन सरफेस ऑफ वाटर यानी एपीहाइड्रोफिली, यानी पानी के नीचे अंतर। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल है सेरेटोफिलम के अंदर पाया जाता है। इनके जो एंथर्स होते हैं उनमें एरेनकाइमा होता है, यानी एयर स्पेसेस होती हैं। ये जो एंथर्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, अपने स्टेमन से अलग हो जाते हैं, और चूंकि इनके अंदर एरेनकाइमा है, ये हल्के होते हैं और पानी के अंदर बहते हैं, पानी के अंदर ही बहते जाएंगे। और जहाँ पे फीमेल फ्लावर होगा उसका स्टिग्मा थोड़ा चिपचिपा होता है, उनसे जाके चिपक जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली यानी पानी के नीचे। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, पानी के माध्यम से ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया में, वेलिस्नेरिया का जो पादप है ये सबमर्ज्ड होता है, यानी पानी के अंदर डूबा रहता है। इसके मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, जो कि पानी के नीचे ही रहते हैं। अब क्या होता है, इसमें से जो मेल फ्लावर है उसकी स्टॉक लंबी होती है, बाहर निकल के आता है पानी से और वो फ्लावर पूरा का पूरा टूट जाता है। मेल फ्लावर कंप्लीट पूरा का पूरा टूट जाता है और बहना शुरू कर देता है। तो मैं बता रही थी कि वेलिस्नेरिया में जो प्लांट है वो पानी के अंदर डूबा रहता है। उसका जो मेल फ्लावर है
वो बाहर निकल के आता है, इसकी स्टॉक लंबी हो जाती है और टूट के अलग हो जाता है और वो फ्लोट करता है। इसी प्रकार जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टॉक लंबी होगी और वो भी बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पे, मेल फ्लावर फ्लोट होकर आ रहा है पूरा का पूरा। फीमेल फ्लावर में ऐसे कप नुमा संरचना हो जाती है और उसके अंदर आके गिर जाता है मेल फ्लावर और उसके एंथर्स में से पॉलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो ये हो जाता है ऑन सरफेस वाटर पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। तो ये हाइड्रोफिली या ये जो हाइड्रोफिली है इसके द्वारा दो तरीके से पॉलिनेशन होता। अब आपको एंटमोफिली बताती हूँ एंड अडेप्टेशंस बाय फ्लावर्स, जो इंसेक्ट्स के द्वारा, हनी बी के द्वारा होता है। ऐसे फ्लावर्स में क्या अडेप्टेशंस होते हैं? सबसे मेन है कलर। कलर कई बार सब चीज़ों का कलर बहुत ज़्यादा मायने रखता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ फ्लावर्स हैं, बोगनविलिया आपने देखा, पलचेरिमा देखा है, यूफोबिया पलचेरिमा, इसकी ब्रैक्ट बहुत कलरफुल हो जाती है जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर छोटा है लेकिन ब्रैक्ट कलरफुल हो गई तो इंसेक्ट आते हैं। कई में जैसे मिसेंडा है, इसमें जो कैलेक्स है उसमें से एक सेपल बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छा चमकीला येलो कलर का हो जाता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। कोरोला बहुत सारे प्लांट्स में आपने देखा है, जैसे गुड़हल है, आपके गेंदे के फूल हैं, गुड़हल है और रोज़ है, सनफ्लावर है, इसमें सब में बहुत ज़्यादा कलरफुल पेटल्स होते हैं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। कोरोना किसी किसी प्लांट में कोरोनरी कोरोना या स्टेमाइनल कोरोना बन जाता है खूबसूरती देने के लिए, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। एंड्रीशियम जैसे कईयों में क्या होता है, जैसे मिमोसा पेडिका छुई हुई है उसमें स्टेमन्स ही कलरफुल हो जाते हैं जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। कईयों में गाइनीशियम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जैसे पेंटेंगुलर स्टिग्मा बन गया कैलोट्रोपिस में, इससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, उस पर आके बैठ जाते हैं। कईयों में लीव्स जो इन्फ्लोरेसेंस के चारों तरफ होती हैं वो कलर्ड हो जाती है। तो सारे प्लांट्स में कुछ कलरफुल हो जाता है फ्लावर के आसपास या फ्लावर के ही अंदर, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा नेक्टर, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स में नेक्टरीफेरस डिस्क होती है, तो उस नेक्टर को सक करने के लिए, चूसने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खुशबू से अट्रैक्ट होकर आते हैं। तो फ्लावर्स में जैसे रोज़ में बहुत अच्छी खुशबू आती है, चमेली में बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो खुशबू से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स आते हैं। किसी किसी में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि फ्लावर बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, फ्लावर्स अपना झुंड बना लेता है। जैसे कि गेंदे का पुष्पक्रम इतना बड़ा अट्रैक्टिव हो गया, लेकिन अगर एक ही उसका पुष्प देखेंगे तो बहुत छोटा है। तो पुष्पक्रम की वजह से ही इंसेक्ट्स आते हैं। इन फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिससे इंसेक्ट से वो चिपक जाते हैं, उनकी टांगों पे चिपक जाते हैं और आराम से फिर वो मतलब किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो वहाँ पे जाकर के स्टिग्मा भी चिपचिपा होता है या स्टिग्मा के ऊपर भी वो उसको झाड़ देते हैं आराम से। तो ये सारे के सारे अडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, किसके द्वारा? एंटमोफिली इंसेक्ट्स के द्वारा। ये आपके कोर्स में है। बाकी बैट का या स्नेल का ये आपको मैं नहीं बता रही हूँ, आपको एंटमोफिली का पूरा अडेप्टेशन आपको करना है। साथ में आप उनके नेम्स जरूर याद रखना कि बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, या फिर स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, या बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका पॉलिनेशन का टॉपिक। Thank you, students.